पिछले महीने ठीक ठाक अर्निंग की थी, समझ में आता है। लेकिन इस महीने इतनी मेहनत करने के बाद में अच्छा खासा पैसा आपने कमाया, अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल फीलिंग वही है कि जितना भी पैसा कमाओ कम ही पड़ता है। और ये फीलिंग कहीं वहां से तो नहीं है, ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि भैया जितना भी पैसा कमा लो जिंदगी में कम ही पड़ता है। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आज टाइम आ गया है इस विश्वास को चेंज करने का, अगर आप चाहते हैं तो। और इतनी समरीज आपने सुनी है और आपको लगता है कि रूबी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, ये सब ना एक्सपर्ट लोगों का काम है। हम लोग कैसे कर सकते हैं? मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, आसान तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब तक आप इस समरी को पूरा ना सुने तब तक एटलीस्ट ये डिसाइड ना करें कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप जो चाहे, आपकी चॉइस है। तो चलिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आज बहुत सारी चीजें हम जानेंगे इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे बनाया है गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ द वेल्दी बाबर, जिसे लिखा है डेविड चिल्टन ने। और इस समरी में आप जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ना जानने के और इसे अपनी लाइफ में ना अपनाने के कितने नुकसान हो सकते हैं। आप अलग अलग तरह की टेक्निक्स को सीखेंगे जो आपको अपने पैसे बचाने और फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेंगे। क्या आप अपनी फेवरेट कार या अपनी फेवरेट जगह पर घूमने जाने के लिए तैयार है? तो ये समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे आसानी से अपना बजट बढ़ा सकते हो, भले ही आपको फाइनेंस या फिर इकोनॉमी की कोई भी जानकारी ना हो। तो भाई शुभ काम में देरी कैसी, और जब बात हो पैसे टके की तो यहाँ पर तो हमें देरी करनी ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और सबसे पहले बात करते हैं द फाइनेंशियल इलिटरेट, यानी रिटायर होते टाइम हम सभी एक जैसी चीजें ही चाहते हैं। हमें एक घर चाहिए, एक कार चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और जिंदगी भर एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हम सभी गरीबी से बचना चाहते हैं और एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं। और जब लोग इन गोल्स को पाने की सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इसके लिए उन्हें काफी अच्छी सैलरी, मोटी सैलरी और बहुत ज्यादा सेविंग्स चाहिए होगी, राइट? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये गोल्स एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर बनकर के भी कर सकते हो। मुश्किल ये है कि इसे ज्यादातर स्कूल्स या घरों में नहीं सिखाया जाता, इसीलिए लोगों को कहीं और से सीखना ही पड़ता है। अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हो तो आप अपने पैसे गवा देंगे, चाहे आपकी सैलरी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आप वो सब पा सकते हो जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर ऑथर डेविड चिल्टन को अपने बच्चे के पैदा होने से 4 महीने पहले एहसास हुआ कि उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता। डेविड अच्छे मार्क्स से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे और पेशे से एक प्रोफेसर है। वो और उनकी पत्नी सुजैन अच्छी और आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। एक दिन डेविड एक मैगजीन में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे और वो परेशान हो गए। उन्होंने कुछ सवाल पढ़े, जैसे कि घर की ईएमआई प्लान करना, रिटायर होने के बाद के सेविंग्स प्लान, इंश्योरेंस प्लान और भी काफी कुछ। डेविड चिंतित थे क्योंकि उन्हें इन सब का जवाब नहीं पता था। उन्हें कई कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आए। डेविड ने उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया जो वो हासिल करना चाहते थे। उन्हें एक आराम की जिंदगी चाहिए थी, गाड़ी, घर, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और एक अच्छी लाइफस्टाइल। उनकी सैलरी अच्छी थी लेकिन उनके आगे की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। अपनी फैमिली के लिए डेविड ने सोचा कि उन्हें अपने गोल्स के हिसाब से अपने फाइनेंस को प्लान करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या आपने अपने फाइनेंस को प्लान किया है या फिर आपने भी डेविड की तरह उन्हें नजरअंदाज कर दिया है? भले ही आपके गोल्स अलग हो, लेकिन फिर भी आपको उन्हें हासिल करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। तो आइए अब इसे और अच्छे से समझने के लिए ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। अ सरप्राइजिंग रेफरल, मतलब ये कि आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ज्यादा पैसे पाने के लिए आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब करने की जरूरत नहीं है। एक कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि इन्वेस्ट करना, सेव करना, सही इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान होगा। तो डेविड एक ऐसे इंसान को ढूंढने में लगे जो कि उन्हें ये सारे स्टेप्स समझा सके। उन्हें ये सारे स्टेप्स सीखने थे ताकि वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सही चॉइस कर सके। किसी ने डेविड को बताया कि उन्हें रॉय मिलर से मिलना चाहिए क्योंकि वही है जिन्हें इन सब के बारे में पता है। रॉय मिलर कौन है? वो खुद एक वेल्दी बाबर है। रॉय लॉ की पढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि उनके पिता दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से गुजर गए थे।
उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़कर अपने घर वापस लौटना पड़ा। उस समय रॉय ने अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाने का फैसला किया और उनकी मां ने एक मेड के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने पिता की बार्बर की दुकान को संभाला और अपना सारा एक्सपीरियंस उसमें लगा दिया। रॉय को अपनी बार्बर वाली जॉब बहुत पसंद थी। उन्हें लोगों से मिलना जुलना और बातें करना पसंद था। अपनी जॉब की शुरुआत में उन्होंने हेयर ट्रक बनाया, जो कि एक बिल्कुल अलग अप्रोच थी। ज्यादातर ट्यूसडे को वो सबसे कम पैसे कमा पाते थे, क्योंकि रिफाइनरी के वर्कर उस दिन अपनी जॉब छोड़कर बाल कटाने नहीं आते थे। इसीलिए रॉय ने अपने ट्रक के पीछे एक छोटा सा सैलून बना लिया और उन्हें वर्कर्स के पास ले जाने लगे। वो इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्हें बाकी दिनों में रिफाइनरी पर जाने के लिए 2 लोगों को काम पर रखना पड़ा। अपने बार्बर के काम से इतना सफल होने के बाद भी रॉय सेटिस्फाइड नहीं थे। हालांकि वो अपनी माँ और बहन की पूरी तरह से देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी सेविंग नहीं थी और वो समझ गए कि अब उनके मनी मैनेजमेंट को सीखने का वक्त है, क्योंकि रॉय को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका किसी भी बुक या मैगजीन में नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने अपने शहर के सबसे अमीर आदमी मॉरिस वाइट से मिलने का सोचा। मिस्टर वाइट से बात करने के बाद रॉय ने वो सब कुछ सीख लिया जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जरूरी था। मिस्टर वाइट ने उन्हें फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का सबसे बेस्ट तरीका बताया। साथ ही में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के बारे में भी बताया। मिस्टर वाइट की वजह से अब रॉय एक गरीब इंसान से अमीर इंसान बनने लगे थे, जिनके पास एक लेक हाउस था, अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग थी, कई इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा सिक्योर्ड रिटायरमेंट प्लान भी था। तो रॉय को अब एक वेल्दी बार्बर के नाम से पहचाना जाने लगा, जो दूसरे लोगों की फाइनेंशियली सफल होने में मदद करते हैं। तो इस कहानी को जानने के बाद में अब अगला चैप्टर कहता है द 10% सोल्यूशन। और ये क्या है, आइए जानते हैं। जब लोग अपना फाइनेंशियल गोल हासिल करना चाहते हैं तो वो ज्यादातर सेविंग और बजट बनाने पर ध्यान देते हैं। वो या तो अपने कुछ पैसे फ्यूचर के लिए बचाते हैं या फिर अपने खर्चे कम कर लेते हैं। हालांकि इन तरीकों से फ्यूचर के लिए ज्यादा सेविंग नहीं हो पाती है। सबसे सही तरीका अपनी सैलरी का 10% अलग रखना है और उन्हें अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। हालांकि अभी आपके लिए 10% निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप कई अलग तरीके यूज कर सकते हो, जैसे कि हर महीने ऑटोमेटिकली अपनी सैलरी से 10% अलग रख देना। 10% वाला तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल रकम और उसके इंटरेस्ट दोनों पर कमाया गया इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा और आगे जाकर फ्यूचर में आपके पास अच्छी खासी सेविंग होगी। अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। जब लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें प्रोफेशनल सलाह और मैनेजमेंट टिप्स भी मिलती है। म्यूचुअल फंड्स में कई सालों तक इन्वेस्ट करने से आप ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। 10% इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। लोन लेकर ऐसा किया जा सकता है जिसे छोटी छोटी कम अमाउंट की इंस्टॉलमेंट में चुकाया जा सकता है। उस प्रॉपर्टी के रेंट से इंस्टॉलमेंट को चुकाया जा सकता है। फिर आप जब चाहो ज्यादा पैसों में उस प्रॉपर्टी को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो सिर्फ इस 10% रूल को आप अपना करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ऐसा ही कुछ वेल्दी बार्बर के एक कस्टमर के साथ हुआ था। ये कस्टमर एक आदमी था जिसे अपने पिता से यही लेसन मिला था, हर साल अपने पैसों का 10% इन्वेस्ट करना। उस कस्टमर के फ्यूचर के लिए कोई भी फाइनेंशियल प्लान नहीं था, उनका कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं था और वे सेविंग और बजट भी नहीं बनाते थे। वे अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे भी नहीं चुका पा रहे थे। उन्होंने कमोडिटीज मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते हुए $15,000 गवा दिए और ऊपर से मुश्किल ये थी कि वो एक टीचर थे, इसीलिए उनकी कोई ज्यादा अच्छी सैलरी भी नहीं थी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि बिना फाइनेंशियल प्लान के बारे में जाने उन्हें 10% रूल के बारे में पता था और उन्होंने इसे अपनाया भी। इस रूल की वजह से उनकी $6,50,000 की नेट वर्थ हो गई थी। उसमें से करीब $1,50,000 उनके घर और बाकी चीजों का था, लेकिन बाकी का पैसा 10% रूल से ही आया था। तो 10% रूल को यूज करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। भले ही चाहे इंसान फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना ही बुरा क्यों ना हो, अपनी इनकम का थोड़ा सा पैसा अलग रखकर, चाहे वो $30 या $40 ही क्यों ना हो, आप आगे जाकर उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो क्या आप इस रूल को शुरू करने के लिए एक्साइटेड हो? यकीन मानिए आप अच्छे रिजल्ट जरूर देखोगे।
तो 10% सोल्यूशन को समझने के बाद में अब बारी आती है अगले चैप्टर में विल्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानने की। अपनी विल और इंश्योरेंस को प्लान करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक जरूरी हिस्सा है। ज्यादातर लोग विल यानी वसीयत को देखते ही नहीं है, खासकर तब जब या तो वो सिंगल होते हैं या उम्र में छोटे होते हैं। हालांकि हम सबको एक विल बनानी चाहिए और उसे अपडेट भी करते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी फैमिली या भाई बहन के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। अगर आप अपनी विल अपडेट नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाएगी। बाद में उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए कई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और फैसले का इंतजार भी करना पड़ेगा। इसीलिए विल बनना जरूरी है, खासकर तब जब आप अपने करीबी लोगों के लिए अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहते हो। तो इसी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा एक सही लाइफ इंश्योरेंस चुनना भी है, क्योंकि हम सब में से कई लोग एक्सपर्ट नहीं है और हमें कई अलग अलग तरह की इंश्योरेंस कंपनीज या डीलर से मिलना पड़ता है जो हमें बहुत सारी डील बताते हैं और हम कई बार गलत इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस आपके मरने के बाद भी आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है। लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम कई सारे जरूरी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपकी फैमिली में कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो। दूसरा, अगर आपके पास अच्छे पैसे जमा हो गए हैं जिससे आपकी फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं होगी, तब आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है क्योंकि हो सकता है आप एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस ले ले जिसकी आपको जरूरत ही ना हो। कुछ लोग अपने लाइफ इंश्योरेंस में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मरने के बाद उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। डेविड के साथ भी ऐसा हुआ। वेल्दी बार्बर से बात करने के बाद उन्होंने वो सारे फैक्टर्स लिखे जो एक लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर था वो पैसे जो फैमिली के किसी भी पुराने लोन को चुकाने के लिए चाहिए थे। दूसरा फैक्टर था सारे खर्चों को ध्यान में रखना, जैसे कि इंसान के गुजर जाने पर जो खर्च होता है या फिर बच्चे की पढ़ाई के खर्चे। तीसरा फैक्टर है पूरे साल के पैसों का हिसाब लगाना जो आपके परिवार को आराम से जीने के लिए चाहिए। चौथा है महंगाई। ये सबसे जरूरी है क्योंकि महंगाई की वजह से फ्यूचर में हर चीज के दाम बढ़ते हैं, जिस वजह से हर चीज और भी ज्यादा महंगी हो जाती है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डेविड को एहसास हुआ कि उन्हें अभी के मुकाबले एक ज्यादा बड़ा वाला इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। तो आपको भी अपनी विल और लाइफ इंश्योरेंस को फिर से देखने की जरूरत है कि आपने सही चुनाव किया है या नहीं। खैर, आप हमेशा अपने फैसले बदल सकते हो और उन्हें बेहतर भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। सोचिएगा आप इस बारे में। तब तक हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और ये चैप्टर है होम, स्वीट होम। और घर को लेकर के हम सब इमोशनल होते हैं। पूरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि घर खरीदना ही शायद सबसे बड़ा काम है। तो या तो आप घर खरीद सकते हो या फिर उसे रेंट पर ले सकते हो। चाहे ये हर जगह माना जाता हो कि हर कोई ये घर ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर लेते टाइम कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। घर सिर्फ तभी खरीदना चाहिए जब ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे गए हो। अगर आप किसी एक जगह लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हैं तब वहां पर घर लेना बिल्कुल सही है। इसके साथ ही अगर आपकी परमानेंट जॉब है जिससे आप घर के लिए लोन ले सकते हो, तब भी आप घर ले सकते हो। आखिर में अगर आपका परिवार बड़ा है तो आपको घर खरीदना चाहिए। हालांकि बाकी केसेस में आपको घर रेंट पर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको अलग अलग जगह पर रहना पसंद है तो आपको घर खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए और एक छोटी जगह लेना ही बेहतर होगा ताकि आप दूसरे काम के लिए अपने पैसे बचा सके, जैसे कि गार्डन की देखभाल और बाकी मेंटेनेंस के खर्चों के लिए। आप अपने बचे हुए पैसे की जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में। कुछ लोगों के लिए सही तरीके से घर खरीदना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि डेविड के पेरेंट्स ने अपना घर $15,000 में खरीदा था। आज उसकी कीमत करीब $2,50,000 है, जिसका मतलब है कि डेविड के पेरेंट्स को हर साल 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, इसीलिए डेविड के पेरेंट्स ने सिर्फ $3,750 यानी कि $3,750 की डाउन पेमेंट देकर घर ले लिया और फिर बस $11,250 देने ही बाकी थे, यानी कि $11,250। तो घर की इंस्टॉलमेंट उतनी ही थी जितनी उन्हें रेंट के लिए देनी पड़ती थी। इसका मतलब है कि डेविड के पेरेंट्स ने $3,750 इन्वेस्ट किए और उसे $2,50,000 की प्रॉपर्टी में बदल लिया। उस प्रॉपर्टी को खरीदना एक सही फैसला था क्योंकि उनकी जॉब स्टेबल थी और 2 बच्चे थे। डेविड के पेरेंट्स ने उस प्रॉपर्टी को अपने घर की तरह यूज किया। उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी जहां वो लंबे टाइम के लिए रहना चाहते थे और उसी जगह एक घर भी ढूंढा।
तो ये सारे हालात यही बताते हैं कि घर को खरीदना ही सबसे अच्छा और सही तरीका था। घर खरीदते टाइम या फिर रेंट पर लेते टाइम आपको केयरफुल रहना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो कि अभी यंग है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने वाले हैं। उन्हें प्रेशर में नहीं आना चाहिए, बल्कि वो करना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है सेविंग सेवी, यानी कि अपने पैसों को सही जगह प्लान करने का मतलब है कि अपने बजट को रोज ऑब्जर्व और प्लान करना। हालांकि अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करना आपके फाइनेंस में एक जरूरी रोल निभाता है, लेकिन अपने रोज के खर्चों को प्लान करना भी काफी असर डालेगा। अपने घर की चीजों के लिए बजट बनाने का मतलब है कि अपने महीने के खर्च और अपने परिवार के खर्च करने के तरीके को ऑब्जर्व करना। ऐसा करने के लिए आप अपने सारे छोटे छोटे खर्च लिख सकते हैं, जैसे कि बाहर खाना खाना या फिर पेट्रोल भरवाना। फिर आप जो भी रोज चॉइस बनाते हो, उससे आपके बजट पर भारी असर पड़ सकता है। आपके खर्चों को ट्रैक करने से आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि आप आगे और कितना सेव कर सकते हो। ये आपकी कुछ आदतें बदलने में भी हेल्प कर सकती है, जैसे कि अपनी रोज वाली जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह से पेट्रोल भरवाना। आखिर में आप देख पाओगे कि आप अपने फ्यूचर के लिए कितने पैसे सेव कर सकते हो। बिना अपने खर्चों का हिसाब रखे अक्सर आप बेकार की चीजों पर अपने पैसे बर्बाद कर देते हो, जैसे कि जॉन ने वेल्दी बार्बर की सलाह मानी और अपनी फाइनेंशियल समरी बनाई। जॉन ने देखा कि वो हर महीने रेस्टोरेंट में खाना खाने में $250 से भी ज्यादा खर्च करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक साल में बाहर के खाने में करीब $3000 खर्च कर देगा। ये सोचकर जॉन बहुत ही परेशान हो गया और उसने तुरंत अपनी आदत बदलने का फैसला किया। तो वेल्दी बार्बर से बात करने के बाद डेविड ने भी फाइनेंशियल समरी बनाने का सोचा। उन्होंने हिसाब लगाया कि उनकी और उनकी पत्नी की महीने की इनकम करीब $3300 होगी। 10% घटाने के बाद उनके पास $2970 बचेंगे। बस पेंशन और इंश्योरेंस की पेमेंट के बाद महीने में बस $2550 बचेंगे। लोन, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी घर के खर्चे लगाकर उनके पास बस $1200 बचे। तो चाहे ये पैसे दिखने में बहुत ही कम लग रहे हो, लेकिन डेविड और उनकी पत्नी ने अपने फ्यूचर की बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल प्लानिंग की थी। उन्हें अपने जीने के तरीकों को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब था कि डेविड और उनकी पत्नी अपनी पसंद की जिंदगी ही जी रहे थे। एक बेहतर फ्यूचर के लिए उन्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत नहीं थी। अपनी फाइनेंशियल समरी को ध्यान से देखने के बाद डेविड और उनकी पत्नी ने सोचा कि वो फ्यूचर में एक कार खरीद सकते हैं। अपने 1200 के बजट में से हर महीने पैसे बचाकर वो 3 साल में एक कार खरीद पाएंगे। वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि ये उनके पैसे थे और उन्होंने किसी से भी उधार नहीं मांगे थे। वैसे कई लोगों को हर हफ्ते, हर महीने या साल भर की फाइनेंशियल समरी बनाना बहुत ही बेकार काम लगता है। हालांकि जॉन ने बाहर खाना ना खा करके $3000 बचाए। इसके साथ साथ ऐसा करने से डेविड 3 साल में एक कार भी खरीद लाएंगे। इसी तरह छोटे छोटे काम करके भी आप शानदार रिजल्ट पा सकते हैं, है ना? और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला एकदम सिंपल है। इस समरी में आपने सीखा कि हर एक को फाइनेंशियल नॉलेज होना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमें स्कूल या घर पर नहीं सिखाई जाती। अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज से आप अपने रहन सहन का तरीका मन चाहा बना सकते हो। इस समरी ने आपको वेल्दी बार्बर की कहानी बताई, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुए और इस बार्बर के पास अब सब कुछ है जो भी वो चाहता था। आपने 10% रूल को भी समझा, जो आपको पहले खुद के लिए पैसे बचाना सिखाता है। इसमें आप किसी भी खर्चे से पहले अपनी सैलरी का 10% अलग रख देते हैं। ये 10% इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण बढ़ती जाएगी। और साथ ही आपने सीखा कि विल बनाना भी कितना जरूरी है, चाहे आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट हो या नहीं। इसके साथ ही आपने उन फैक्टर्स के बारे में भी जाना जिन्हें लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए। इस समरी ने आपको सिखाया कि आपको किसी भी दबाव में आकर घर नहीं खरीदना चाहिए अगर वो आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट ना हो तो। ज्यादातर केसेस में रेंट पर घर लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर शुरू में आपके पास सेव करने के लिए सिर्फ $20 या $30 होंगे तो इससे आप आसानी से निराश हो सकते हो, क्योंकि अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए ये एक बहुत ही छोटा कदम लगता है। लेकिन वेल्दी बार्बर की कहानी आपको सिखाती है कि आप सिर्फ $30 से भी एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। हर महीने $20 या $30 अलग रख कर आप अपनी सक्सेस की ओर एक कदम और बढ़ा दोगे। तो कड़ी मेहनत और अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर आप हर वो चीज पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो।
और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है।